हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और शेयर जरूर करिएगा। लगभग सभी लोग उठ चुके थे और आज डेविड नैना की शादी थी, इसलिए मंडप सज रहा था और हर तरफ लाल रंग के फूल सजाए गए थे। डेविड नाश्ता करते हुए लेटा हुआ था क्योंकि उसके चेहरे पर फेशियल मास्क लगा था और उसका स्किन केयर करने वाला कोई और नहीं विकल्प था। डेविड आंखों से खीरा निकालकर मुंह में भर लेता और उठकर बैठते हुए विकल्प से कहता है, अबे शादी में इंसान को चैन से हगने की भी इजाज़त नहीं है क्या? वहाँ पर बैठा दीप, राजीव, मृत्युंजय, अमृत और रिवान अजीब नज़रों से डेविड की तरफ देखने लगता और दीप उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहता है, तुझे मंडप में वो करने के लिए कौन कह रहा है और कैसा रद्दी आदमी है यार? जिसे सुनकर डेविड विकल्प की तरफ इशारा करते हुए बोला, सो रहा था अच्छे से, कल रात को ज़्यादा हो गई थी तो ये शाला अपना मेकअप प्रोडक्ट उठाकर यहाँ आ गया। वॉशरूम भी नहीं गया हूँ मैं, प्रेशर बना हुआ है तो और क्या कहूँगा, यही तो कहूँगा। डेविड की पूरी कथा सुनने के बाद मृत्युंजय विकल्प को देखते हुए बोला, तुमने उसे वॉशरूम जाने क्यों नहीं दिया? मैंने कुछ कहा ही नहीं भाई, बेवजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। हाँ, मैं आया तो था, सोया हुआ था, फिर मैंने कहा कि जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हारा स्किन केयर शुरू करते हैं, तो उल्टा आकर यहाँ बैठ गया और सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है। विकल्प ने मुंह बनाते हुए कहा। डेविड विकल्प की बात पर उसे आगे दिखाते हुए बोला, तुम्हें समझना चाहिए, सुबह होने के बाद इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वॉशरूम की, और तुम्हें तुम्हारी स्किन केयर की पड़ी है। विकल्प डेविड की बात पर फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, अबे यार, मेरा स्किन केयर नहीं हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है, तुम जाओ ना वॉशरूम। विकल्प की बात सुन डेविड सोफे से उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, पहले बोलना चाहिए था न कि फेस पर ये क्रीम लगाए हुए वॉशरूम जा सकते हैं, मैं इतना देर तक कंट्रोल करके नहीं रखता। ये कहते हुए डेविड बाथरूम के अंदर चला जाता है। सभी उसे जाता हुआ देखकर गहरी सांस भरते हैं और रिवान मुंह बनाते हुए कहता है, पता नहीं कैसे इसकी बीवी इसके साथ रहेगी। राजीव रिवान की बात सुनकर बोला, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये आखिर 30 साल तक कुंवारा कैसे रहा। इसके तो खुद के नखरे कम नहीं हैं, लड़की के नखरे कहाँ से झेलेगा। अमृत राजीव की बात पर बोला, लेकिन पिछले 9 महीने से एक लड़की के डेट कर रहा है जो अब उसकी बीवी बन रही है, ये बात भी सोचने वाली। अमृत की बात पर सभी अपना सिर हिला देते हैं और कोई कुछ कहता उससे पहले कशिश वहाँ जाकर मृत्युंजय से बोला, एक दिक्कत हो गई है। जिसे सुनकर राजीव मुंह बनाते हुए बोला, यार, जब से इस डेविड की शादी होना शुरू है तब से मुसीबत ही मुसीबत है, क्या हुआ? कशिश राजीव की बात सुनकर बोला, खुद चलकर देख लो। सभी अपना सिर हिलाते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। दीप कशिश के साथ साथ चलते हुए बोला, हुआ क्या है? ये कहते हुए सभी लोग नीचे लिविंग हॉल में आ चुके थे, जहाँ पर सारी लड़कियां बैठी हुई थी। सभी लड़कियों को देखकर अमृत कशिश की तरफ देखते हुए बोला, उन लोगों को हमने कई बार देखा है, इन्हें देखने के लिए क्या बुलाया है? हिमांशी अमृत की बात सुनकर बोली, पता नहीं मेरी जीजी कहाँ है। मृत्युंजय हिमांशी की बात पर बोला, क्या मतलब? तुम्हारी बहन तुम्हारे पास नहीं है? हिमांशी मृत्युंजय की बात पर रोते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, कल रात से ही नहीं है, नहीं पता कहाँ है, मुझे लगा घर चली गई होगी इसलिए मैं यहीं सो गई, लेकिन पता चला कि वो घर में भी नहीं है। महक हिमांशी को शांत करवाते हुए बोली, मानसी शांत हो जाओ, तुम्हारी दीदी बड़ी हो गई है। हिमांशी महक के बात पर आंसू साफ करते हुए सुबकने लगती है जब उन सब के ऊपर के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और चित्रांग मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहता है, यह तो अथर्व की आवाज़ है। चित्रांग की बात सुनकर सभी लोग अथर्व के कमरे की तरफ चले जाते हैं। मृत्युंजय कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा झटके से खोलता है और अंदर का नज़ारा देखकर सभी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। वहीं अथर्व अचानक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुन अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए बोला, यार, चेहरा क्यों फेर रहे हो? इस पागल औरत को लेकर जाओ यहाँ से। ये कहते हुए अथर्व अक्षिता के एक तरफ इशारा करता है जिसने अथर्व के कपड़े पहन रखे थे और अथर्व के गले पर काफ़ी सारे मार्क के निशान थे और कुछ अक्षिता के गले पर भी थे। अथर्व और अक्षिता की हालत देख सभी हैरान थे। वहीं अथर्व के नाक से खून बह रहा था जिसे तो बार बार साफ कर रहा था, जिसे देखते हुए गीतांजलि अथर्व के पास आकर टिश्यू पेपर उसे देते हुए बोली, आपको ये चोट कहाँ से लगी?
गीतांजलि की बात पर अथर्व अपने नाक को साफ करते हुए अक्षिता की तरफ इशारा कर गुस्से में बोला, इस पागल ने मुझे मारा, लगता है किसी मिर्गी का दौरा उठता है इससे। अथर्व की बात पर अक्षिता उसे नफरत से देखते हुए बोली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम सिर्फ नाक तोड़ने की बात करते हो, मैं तुम्हारे सारे पुर्जे तोड़ दूंगी। अथर्व टिश्यू पेपर फेंक कर अक्षिता को घूरते हुए बोला, अच्छा पीना हजम नहीं होता तो पीती क्यों है? एक तो रात को खुद अपनी मर्जी से मेरे बिस्तर पर आई और मैंने जरा सा फायदा उठा लिया तो अब मैं बुरा हो गया। जिसे सुनकर अक्षिता गुस्से में चिल्लाकर बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही लड़का हूँ, कभी किसी को निराश होने से नहीं देता, तब तुम्हें भी नहीं दिया, और होश में आने के बाद तुम एटीट्यूड दिखा रही हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। अथर्व ने अक्षिता को गुस्से में कहा, गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा। ये सुनकर अक्षिता अपने सिर को पकड़कर अपना सिर नीचे कर लेती है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था और ना समझ आ रहा था कि वो क्या करे। पल भर में क्या से क्या हो गया, बस यही उसके जहन में चल रहा था। हिमांशी अक्षिता को सिर पकड़ देख उसके पास आकर बोले, जीजी। अक्षिता हिमांशी की आवाज़ सुनकर सिर उठाकर उसकी तरफ देखती है। अक्षिता की आंखों में आंसू थे। उसे रोता हुआ देखकर हिमांशी उसके आंसू को साफ करते हुए बोले, आप रो क्यों रही हो? अक्षिता हिमांशी की बात का बिना कोई जवाब दिए बिस्तर से उतरने लगी, जिसे देखकर अथर्व अक्षिता से बोला, कहाँ जा रही हो? जो नुकसान किया है उसकी भरपाई तो करो। ये कहते हुए अथर्व अपने नाक की तरफ इशारा करता है, जहाँ से हल्का सा खून अभी भी आ रहा था। अक्षिता अथर्व को गुस्से में घूरते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोली, एक तो तुम्हें देखकर मुझे खुद से नफरत हो रही है, कहीं मैं तुम्हारी जान ना ले लूं। अथर्व अक्षिता की नफरत भरी आंखों को देख तिरछा मुस्कुराकर बोला, फिलहाल तो तुम्हें खुद से नफरत करनी चाहिए वेब्स। जिस इंसान से नफरत करती हो उसी के साथ पूरी रात रंगीन की तुमने। क्या मुंह दिखाओगे बाकी लोगों को, उप्स तुम्हारे प्यारे पड़ोसियों को? गीतांजलि अथर्व की बात पर बोले, भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अथर्व गीतांजलि की बात को इग्नोर करते हुए बोला, तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा मामला है और इस लड़की का मामला है। ये कहते हुए अथर्व अक्षिता की तरफ इशारा करता है। मृत्युंजय जो कि वहाँ सब खड़ा देख रहा और सुन रहा था, अमृत की तरफ देखते हुए बोला, प्रजापति अंकल को बुला लो। अमृत मृत्युंजय की बात सुन उसकी तरफ देखने लगा, जिस पर मृत्युंजय अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, अंकल को बुला लो। अथर्व मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, हाँ बुला लो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी कितनी आदर्शवादी है। मृत्युंजय अथर्व की बात पर उसे घूरते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करके रखो, यहाँ तुम्हारा ओपिनियन कोई नहीं मांग रहा। अथर्व मृत्युंजय की बात पर बोला, व्हाट डू यू मीन? नो वन इज आस्किंग फॉर माई ओपिनियन। इस लड़की ने मेरे साथ गलत किया है। अथर्व की बात सुनते हुए अक्षिता अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है? अथर्व ने अक्षिता के बात पर आंखें चढ़ाते हुए पूछा, जिसके जवाब में अक्षिता चिल्ला कर बोली, मैंने कहा ना, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे आयाश, घटिया, कीचड़ जैसा इंसान से मैं दूर रहना पसंद करती हूँ। मृत्युंजय उन दोनों के झगड़े के बीच में आते हुए बोला, शांत हो जाओ। अक्षिता मृत्युंजय की बात पर अथर्व की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसे समझाओ और इसे मेरे सामने से लेकर जाओ। ये मेरा बेडरूम है, मैं क्यों जाऊँ बाहर? तुम्हें जाना है तो तुम निकलो, पहली फुर्सत में निकलो मेरे कमरे से। अथर्व ने एटीट्यूड में अक्षिता को बाहर की तरफ इशारा करके कहा, जिसे देखकर अक्षिता हिमांशी की तरफ देखते हुए बोली, मानसी मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। अथर्व सोफे पर रखा कपड़ा उठाकर अक्षिता पर फेंकते हुए बोला, ये रहे तुम्हारे कपड़े, पहने और निकलो। मृत्युंजय अथर्व के पास आकर उसके हाथ को पकड़ हिमांशी से बोला, अक्षिता को फ्रेश करके नीचे लाओ। इतना कहकर मृत्युंजय अथर्व को खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाता है और बाकी लोग भी उनके पीछे चले जाते हैं। वहाँ पर ध्रुवी, महक, हिमांशी रह गए थे। उन सब के जाने के बाद अक्षिता अपने चेहरे को अपने हाथों में भर लेती है और सिसकने लगती है। महक अक्षिता को रोता हुआ देख उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अक्षिता। अक्षिता अपने सिर को ऊपर कर महक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ पल अकेला रहना। महक अक्षिता की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, बेशक आप अकेले रह लेना, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
अक्षिता महक की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे नहीं याद कि मैं इस कमरे में कैसे पहुंची। ध्रुवी अक्षिता के बाद पर उसे देखते हुए बोली, हम मान लेते हैं कि आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, लेकिन लड़कियों को ड्रिंक नहीं दिया गया था, तो आपने ड्रिंक कैसे किया? जहाँ तक मुझे याद है बैचलर पार्टी खत्म होने तक आप बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद कुछ हुआ था या आपने कुछ अजीब सा खाया पिया था? ध्रुवी के सवाल पर अक्षिता सोचने लगती है। जब उसे याद आता है कि लास्ट नाइट हिमांशी ने उसे सिंपल पानी का बोतल दिया था, जिसे याद करते अक्षिता हिमांशी की तरफ देखते हुए बोली, तूने मुझे पानी दिया था बैचलर पार्टी खत्म होने के बाद, उसमें कुछ मिलाया था क्या? अक्षिता की बात पर हिमांशी जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं जीजी, मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी, मुझे तो खुद वो बोतल एनर्जी ड्रिंक है कहकर अथर्व भैया ने दिया था। जिसे सुनकर अक्षिता गुस्से में अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोली, अथर्व सब इस कमीने की चाल है। ऑलरेडी उसने सब कुछ प्लान कर रखा था और अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहा है। ध्रुवी अक्षिता की बात सुनकर बोली, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें कुछ अच्छा सा सबक सीखना चाहिए? ध्रुवी के बात पर अक्षिता एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद बोली, उसने जो घटिया होने का टाइटल मुझे दिया है ना, उसके बदले कुछ तमाचे उसके गाल पर तो पड़ने चाहिए। महक अक्षिता के बात सुन उसके कपड़े उसे देते हुए बोली, आप जाकर कपड़े चेंज कर लो, नीचे आपके घर वाले आ गए होंगे। अक्षिता महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। ध्रुवी उसके जाने के बाद पूरे कमरे का इधर उधर देखने लगती है। महक ध्रुवी को इधर उधर देखते हुए पाकर बोली, क्या हुआ, इधर उधर क्या देख रही हो? ध्रुवी एक नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गौर से डालने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि कुछ अनोखा होने वाला है। ये कहते हुए ध्रुवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ध्रुवी को मुस्कुराता हुआ देख महक थोड़ी नाराज़गी से बोली, यहाँ पर एक लड़की के साथ गलत हुआ है और आप मुस्कुरा रही हो? ध्रुवी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ, भाई को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो ज़रूर कुछ करने वाले हैं। जिसे सुन महक ध्रुवी की बात पर सोचते हुए बोली, क्या? ध्रुवी महक के कंफ्यूज भरे चेहरे को देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। तब तक अक्षिता भी नहा कर बाहर आ जाती है। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। ध्रुवी अक्षिता के गले को एक नज़र देखती है तो उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है और तो वो लोग अक्षिता को लेकर नीचे आ जाते हैं। शोभित के कमरे में शोभित की नींद खुलती है और वो अपने बगल में सो रही अदिति को और कसकर अपने सीने से लगा लेता है और अदिति शोभित की हरकत पर एकदम से उठ जाती है और उसके चेहरे को अपने सीने से हटाते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हो? शोभित अदिति की आवाज़ सुन अपनी आंखें खोल अदिति के गुलाबी आंखों में देखते हुए बोला, कोकुन, विल यू मैरी मी? शोभित की बात सुन अदिति बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या? यश, विल यू मैरी मी? शोभित ने अदिति की हैरान आंखों को देखते हुए कहा। जिसे सुनकर अदिति हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, लेकिन मुझे तो ग्रैंड वेडिंग चाहिए। अदिति की बात सुन शोभित उसके गाल पर हाथ रख अंगूठे से उसके गुलाबी गाल को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, हम करेंगे यहाँ शादी खत्म होने के बाद, मैं मॉम से बात करूँगा। अदिति शोभित के बात पर मुंह बनाते हुए बोली, अगर आप पहले मान जाते तो शायद हमारी शादी अभी तक हो चुकी होती। जिसे सुनकर शोभित अदिति के होठों पर हल्का सा किस करके बोला, कोई बात नहीं, उस टाइम तुम सिर्फ 20 साल की थी और अब 21 साल की हो चुकी हो। शोभित की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ देखते हुए बोली, और उसे टाइम पर आप 26 साल के थे और आप 27 साल के हो गए हैं। अदिति की बात पर शोभित थोड़ा नाराज होते हुए बोला, तुम मेरे एज के टारगेट क्यों कर रही हो? आपने मुझे इनडायरेक्टली बच्ची कहा तो मैंने आपको आपका एज सुना दिया, तो आपको बुरा लग रहा है? शोभित जी, अदिति ने शोभित की बात पर कहा। जिसे सुनकर शोभित अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम मुझे सिर्फ शोभित कहा करो, नो नेवर। अपने से बड़ों को इज्जत देनी चाहिए। अदिति ने अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर कहा। अदिति की बात सुनकर शोभित उसे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए इज्जत, तुम मुझे शोभित कहोगी? शोभित की जिद पर को देखते हुए अदिति कुछ पल सोच कर बोली, मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शोभित ने आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा। जिसके जवाब में अदिति अपने दांत दिखाते हुए बोली, मुझे अपनी बुगाटी वापस चाहिए। नहीं मिलेगी मत कहो शोभित, लेकिन दूंगा ही नहीं। मैं उस कार को
उसे मैं ही रखूँगा। शोभित ने बिस्तर से उतरते हुए कहा, जिसे देखकर अदिति उठकर बैठते हुए बोली, मैं माँ से कहकर मांग लूँगी। शोभित घूमकर अदिति के साइड आ उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, कुछ महीनों के लिए गायब क्या रहा? मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया तुमने। अदिति शोभित के पेट के पास उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबा देती है, जिससे शोभित को बहुत तेज दर्द होता है और वो तुरंत अदिति से दूर हो जाता है। शोभित अपने कमर को कसकर पकड़े बिस्तर पर बैठ अदिति की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुमने ये सब कहाँ सीखा? कितना दर्द हो रहा है? अदिति अपने गाल को सहलाते हुए शोभित को घूर कर बोली, और आपने जो मेरे मासूम से चेहरे को कचुम्बर बनाने का सोच रखा था, उसका क्या? बड़े आए दर्द हो रहा है। शोभित अदिति के बाद फिर उसे अपने नज़दीक लाकर उसके ऊपर आ जाता है तो अदिति उसके गले में बाहें डाल लेती है और उसके कमर पर अपने पैर लपेट लेती है, जिस पर शोभित खड़ा होकर अदिति के कमर को होल्ड कर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, मैं तो वैसे भी तुम्हें यही करने के लिए कह रहा था, मुझे पता था। अदिति ने अपना चेहरा शोभित के गले में रखते हुए कहा, जिसे महसूस कर शोभित उसके पीठ को सहलाने लगता है और उसे लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।